इसके बाद है एरे रिड्यूस मेथड। तो इसका काम होता है एरे के एलिमेंट्स का सम निकालना, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इस एरे पे जब रिड्यूस मेथड अप्लाई करते हैं और उसमें हम लोग फंक्शन को पास करते हैं, तो यहाँ पर इसका कुछ सिंटेक्स फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से आप सिंटेक्स फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे तो इसका क्या होगा, इसके एरे के जो सारे एलिमेंट हैं उसका ये आपको सम निकाल के देगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को, यानी रिड्यूस हो गया और रिड्यूस राइट हो गया, एवरी हो गया, इन सभी मेथड्स को हम लोग ऑलरेडी अपने एरे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो इनको आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये एवरी एलिमेंट है, इट चेक्स ऑल वैल्यूज़ ओवर 18। तो इसमें इस एरे में सारे वैल्यूज़ 18 से ज़्यादा हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा हैं सारे, ठीक है, तो तभी ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर इस एरे पे हम लोग पास मेथड अप्लाई करते हैं एवरी, और इसमें हम लोग उस फंक्शन को पास कर देते हैं जो चेक करेगा हर एक एलिमेंट को, ठीक है। तो चेक करने के बाद ही आउटपुट आपका इसमें स्टोर होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एवरी एलिमेंट सभी के लिए होता है, मतलब सभी पे ट्रू आना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको ट्रू देगा। जैसे इसके लिए तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और 18 से ज़्यादा ये भी ट्रू आ जाएगा, लेकिन ये तीनों फॉल्स देंगे, इसीलिए ओवरऑल ये फॉल्स आपको देता है। तो इसमें जो स्टोर होगा वो आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से फॉल्स मिला। ट्रू कब मिलेगा, जब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो कि इनको इंडिकेट कर रहा है, ये सभी किससे ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 3 से ज़्यादा हो जाए, तो 3 से तो सभी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, ट्रू मिल गया। इस तरीके से एवरी है, इसको भी मैंने एरे वाले उसमें पढ़ाया टॉपिक में, वहाँ देख सकते हैं, सेम चीज़ वहाँ भी है। उसके बाद है इट्स चेक्स सम वैल्यूज़ ओवर 18, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ को चेक करता है कि वो अगर 18 से ज़्यादा है, जैसे ये और ये 18 से ज़्यादा है 18 से, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर थोड़े से भी इसमें ट्रू हो जाते हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इसमें आपको क्या स्टोर होते हुए मिलेगा, सम मेथड के जरिए आपको मिलेगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा, और एक भी अगर वो ना हो तभी आपको यहाँ से फॉल्स मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको भी हम लोग छोटा कर दें 18 से, इसको भी छोटा कर दें 18 से, मान लीजिए 6 कर देते, ठीक है। अब सारे एलिमेंट जो हैं छोटे हो गए 18 से। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसके लिए सम मेथड क्या सप्लाई करेगा, क्या देगा, फॉल्स देगा। अब आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट फॉल्स हो गए। इसके बाद है इंडेक्स ऑफ मेथड। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है एरे वाले टॉपिक में। तो ये भी क्या काम करता है, ये पोजीशन रिटर्न करता है पर्टिकुलर एलिमेंट की। जैसे आपका ये एरे, इसमें जिस भी एलिमेंट, यानी ये जो एलिमेंट है इनकी पोजीशन आप पता कर रहे हैं, उसके इंडेक्स को पता करें। इंडेक्स को बोलने का मतलब उसकी पोजीशन पता करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, ये एप्पल पहले पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एप्पल पड़ा हुआ है, तो ये फर्स्ट पोजीशन को ही बताएगा इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो पहला अकरेंस, अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें तो पहला अकरेंस यानी पहली बार आपको एप्पल ही दिख रहा है, तो इसी की पोजीशन यहाँ से ये बताएगा। तो इतने से तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ से क्या आपको मिलने वाला, एप्पल की पहली पोजीशन, इससे 0 इंडेक्स मिलेगा, और 0 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या स्टोर होगा, 1 ऐड स्टोर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो इस लाइन के जरिए आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये होता है इंडेक्स ऑफ, ये पोजीशन रिटर्न करता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये 0 इंडेक्स पे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल है, ठीक है। तो वही यहाँ पर एप्पल इज़ फाउंड एट पोजीशन 1। ये 1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि पोजीशन के रूप में हम लोग बात करें तो पोजीशन 0 नहीं होती है, बल्कि पोजीशन मतलब 1 2 3 इस टाइप में होती है, इसलिए यहाँ पर 1 ऐड कर दिया है। सिंपली इसका यही मतलब है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इस इंडेक्स ऑफ में क्या था कि राइट टू लेफ्ट हम लोग सर्च करते हैं, वही इंडेक्स जो लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है, इसमें हम लोग लेफ़्ट टू राइट सर्च करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि एप्पल की पोजीशन क्या है। उसके बाद ये जेसन में भी हम लोग पार्स मेथड को देख चुके हैं। जब भी आपका जो डेटा है वो आपको पता होगा, जेसन का इस्तेमाल किया जाता है वेब सर्वर से डेटा को रिसीव करने में, ठीक है। फिर उसके बाद जिस लैंग्वेज में आप इसको जो स्ट्रिंग आई है उसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसको जैसे आप जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये वेब सर्वर से आने वाली जो स्ट्रिंग होती है उसको इस पार्स मेथड के जरिए अपने जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट वाले सिंटेक्स में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आपको इससे बनाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग है जो कि आपको मिलती है वेब सर्वर से। उसके बाद आप json.parse मेथड का इस्तेमाल करिए और इससे जो है ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पार्स मेथड होता है, ये वेब सर्वर से आने वाली जो स्ट्रिंग है उसी को ये कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से आप json.parse मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करिए इसको जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है। तो जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट की तरह है, कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है इसमें से तो आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर
एज की वैल्यू निकालनी है। एज एक की के रूप में है, नेम के रूप में है। नेम वैल्यू के पेयर में ये है, ये सारे इसके आइटम हैं ऑब्जेक्ट के, ये नेम और ये वैल्यू, ये नेम और ये वैल्यू, ठीक है। तो 30 यानी एज निकालनी है, एज की वैल्यू निकालनी है 30, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आ गया। इसके बाद है स्ट्रिंजीफाई। तो जेसन डॉट स्ट्रिंजीफाई का मतलब ये है कि आप वेब सर्वर के ऊपर डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो आपकी जो लैंग्वेज है, मान लीजिए आपकी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको वेब सर्वर पे सेंड कर सकेंगे। तो इसीलिए ये होता है स्ट्रिंजीफाई मेथड, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, ताकि आप वेब सर्वर पर डेटा को सेंड कर सकें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंजीफाई में हम लोग सप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलती है स्ट्रिंग, इसे आप सेंड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। माई जेसन इज़ नाउ स्ट्रिंग एंड रेडी टू बी सेंट ओवर टू अ सर्वर, ठीक है। माई जेसन क्या हो गई, अब एक स्ट्रिंग बन गई है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंजीफाई ने इस ऑब्जेक्ट को, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया है एक स्ट्रिंग में। अब आप इसको ओवर द इंटरनेट सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर सेंड कर सकते हैं, सर्वर को सेंड कर सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद है नाउ मेथड, दिस रिटर्न्स अ नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स सिंस जीरो डेट, और ये जीरो डेट क्या होगी, 1 जनवरी 1970, और ये टाइम है। यहाँ से लेकर आगे का जो समय होता है उसको ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट करता है। तो डेट डॉट नाउ से क्या होगा, आज की जो डेट है वहाँ से 1 जनवरी 1970 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके दे देता है। टू आईएसओ स्ट्रिंग मेथड कन्वर्ट्स अ डेट ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। तो ये क्या काम करता है, आपके डेट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और करते क्यों हम लोग, क्योंकि डेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है, तो इसे अगर इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है तो बढ़िया ये होगा कि हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। इसीलिए हम लोग इसके स्ट्रिंग के फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं डेट ऑब्जेक्ट। इसके बाद है टू जेसन मेथड। तो टू जेसन मेथड क्या काम करता है, ये भी आपका जो डेट ऑब्जेक्ट होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, और ये डेट बन जाती है जेसन डेट। और जेसन डेट का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये फॉर्मेट जो होता है जो ISO 8601 स्टैंडर्ड है उसी जैसा दिखता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये है आपका डेट, इससे आपकी डेट आज किया जाएगी और इसको ये कन्वर्ट कर देता है। टू जेसन मेथड इसे कन्वर्ट कर देगा जेसन डेट में, ठीक। तो इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होता है। आज कौन सी तारीख है, ये यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ईयर लिखी होती है, फिर मंथ लिखा होता है, फिर डेट लिखी होती है, फिर बीच में एक टी लिखा हुआ होता है जो कि सेपरेट करता है डेट, डे और टाइम को। इसके बाद है प्रॉपर्टी गेटर्स एंड सेटर्स। तो ECMAScript 5 लेट्स यू डिफाइन ऑब्जेक्ट मेथड्स विद सिंटेक्स लुक्स लाइक गेटिंग एंड सेटिंग ए प्रॉपर्टी। तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हियर, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू ये है, ये प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू ये है। तो ये जो ECMAScript 5 है ये आपको सुविधा देता है कि आप इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट की जो बाकी प्रॉपर्टी हैं उनको एक्सेस कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसने किया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, और इस फंक्शन के ज़रिए ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है इस पर्सन की जो प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू को, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर गेट लिखना होता है, इसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमें सुविधा देता है कि आप इस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है इनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यानी इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक फंक्शन है जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। क्या रिटर्न कर रहा है, दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस मतलब ये दिस जो है इस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब आप इस फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलेगा ये जॉन, और इससे आपको क्या मिलेगा लास्ट नेम से ये डुई, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन जॉन डुई को रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं एक मेथड के ज़रिए। तो ऐसा किया क्यों जाता है, इसके पीछे सिक्योरिटी रीज़न होता है, क्योंकि कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कोई बाहर से डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, इसीलिए हम लोग गेटर सेटर का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मेन यही है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस को बचाने की कोशिश करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस से रोकते हैं गेट और सेट की मदद से। और सेट की मदद से हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इनकी जो वैल्यूज़ है, प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम लोग सेट कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका जावास्क्रिप्ट का टैग यहाँ से यहाँ तक,
हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर कॉल करते हैं पर्सन डॉट फुल नेम, इस तरीके से जब हम लोग कॉल करते हैं यानी पर्सन के फुल नेम को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ से रिटर्न मिलता है ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो प्रॉपर्टी इनकी वैल्यू, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से होता है ये। नॉर्मली अगर इसको आप इस तरीके से करने के लिए सोचेंगे, सपोज़ हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, इसकी जगह पर हम लोग ये कर दें, ठीक है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि फुल नेम है, इसकी जगह पर हम लोग दिस डॉट फर्स्ट नेम कर दें, दिस डॉट लास्ट नेम कर दें और उसके बाद हम लोग फुल नेम को यहाँ से एक्सेस कर लें, ठीक है। बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता। आपको देखने में ये लग रहा होगा कि हाँ ये सही है, लेकिन ये काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मतलब इनको अगर एक्सेस करना है तो हम लोगों को एक मेथड बनाना ही पड़ेगा और उसके सामने लिखना पड़ेगा गेट। तो एक गेटर मेथड होता है जो कि गेट करता है इस पर्सन की प्रॉपर्टी को, ताकि इसकी प्रॉपर्टी की मदद से इसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाए। इसीलिए हम लोग इसकी जगह पर कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही गेटर है। गेटर क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू को इसकी जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू को गेट करने के लिए, प्रॉपर्टी है तो इनकी वैल्यू को गेट करने के लिए यानी इनको प्राप्त करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया हमारा गेटर मेथड। और उसके बाद है सेटर मेथड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग सेट भी कर सकते हैं बाहर से। तो कैसे कर सकते हैं, बाहर से अभी हम लोगों ने एक्सेस किया, गेट किया प्रॉपर्टी की वैल्यू को, उसी तरीके से सेट भी कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ। तो ये आपका पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है और इसमें ये जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिख रही होगी प्रॉपर्टी है, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक लैंग नाम का गेटर मेथड है, ठीक है, जिससे हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो क्या एक्सेस कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। उसी तरीके से ये सेटर मेथड है। तो सेट में ये जो मेथड लैंग, ये इस लैंग्वेज की वैल्यू को सेट करेगा बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम लोग सेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं पर्सन डॉट लैंग। तो जो हम लोग यहाँ पे दिस लिखते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं विद इन ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही हम लोग अभी हैं, तो यहाँ पर हम लोग पर्सन नेम की जगह पर हम लोग दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इंडिकेट्स दिस ऑब्जेक्ट, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है ये दिस, ठीक है। और वहीं अगर पर्सन की चीज़ों को हम जब बाहर से एक्सेस करते हैं तो उस पर्सन का नाम ही हमें लिखना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन है। इसकी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, किसको एक्सेस कर रहे हैं, लैंग को। ये लैंग मेथड को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पर्सन डॉट लैंग लिखते हैं और यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं en। तो इससे क्या होगा, ये जो मेथड है ये कॉल होता है और इसकी वजह से ये en जो होता है वैल्यू के रूप में यहाँ रिसीव होता है और यहाँ पर सेट हो जाता है। यानी कि जो लैंग्वेज थी जो कि इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी जिसमें पहले से सेट था नो, यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वजह से सेट हो जाएगा en। यानी कि ये जो सेटर मेथड है इसकी वजह से en वैल्यू सेट हो जाएगी लैंग्वेज में। कहाँ पर सेट होगी, यहाँ पर। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा कि जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें जो डेमो आईडी वाला HTML एलिमेंट है उसको खोजने के बाद उसके इनर HTML पर इस पर्सन डॉट लैंग की वैल्यू रख दो। तो पर्सन डॉट लैंग ये क्या चीज़ है, ये इसको कॉल करता है क्योंकि ये गेट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करना चाहता है, ठीक है। तो कैसे गेट करेगा, इस लैंग मेथड को कॉल करके, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, दिस डॉट लैंग्वेज, यानी इसने सेट किया en लैंग्वेज पे, क्या सेट किया en, और ये क्या कर रहा है, ये इसको एक्सेस कर रहा है, इसकी मदद से लैंग्वेज की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कॉलिंग कर रहा है, यहाँ से कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग के बाद ये यहाँ से आपको मिल जाता है इस लैंग्वेज की वैल्यू जो कि इसने सेट की है en, इसकी मदद से, ठीक है। तो आपको मिल जाता है पर्सन डॉट लैंग से लैंग्वेज की वैल्यू यानी en वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के बाहर ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट कर सकते हैं सेटर की मदद से। तो ये सेट था। और गेट कैसे करते हैं, सेटर था, सेट लिखा और उसके बाद यहाँ पर ये मेथड आप अपने तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। और ये इसलिए है ताकि ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग सेट कर सकें, जैसे यहाँ पर सेट किया गया ऑब्जेक्ट के बाहर। और ये जो होता है गेट, इसमें जो मेथड होता है वो क्या काम करता है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिनको एक्सेस करने में मदद कर रहा है। कैसे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सन डॉट लैंग ये गेट कर रहा है, गेट वाला मेथड है ये, जिससे आपको यहाँ पे en दिखाई देता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि यहाँ पर इसने तो
इस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया। ये जो लैंग मेथड है, इस मेथड ने en वैल्यू को सेट कर दिया लैंग्वेज पे, ठीक है, इसकी मदद से, सेटर की मदद से। लेकिन यहाँ पर ये गेट का चाहे तो अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो हटाएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, इस गेटर की मदद से ही लैंग्वेज की वैल्यू को गेट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे लैंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये गेटर है। तो अगर आप गेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप इसको सिंपली हटा सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इस लैंग का तो कोई मतलब नहीं है कि लैंग क्या है, ये तो सेटर है। तो आपको यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी को ही लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज, ठीक। तो यहाँ पर आप लैंग की जगह पर सीधे इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसने क्या काम किया, इसने सेट कर दिया, लैंग सेटर ने सेट कर दिया लैंग्वेज की वैल्यू को, नो की जगह पर en आ गया, और ये क्या काम करता है, उस लैंग्वेज प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पर सेम आउटपुट दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर सेटर गेटर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर आप चाहें तो सेटर को भी हटा दीजिए, सेटर को भी मत इस्तेमाल करिए, इसको भी आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी को एक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को, यानी ये जो प्रॉपर्टी इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जो नॉर्मल जो तरीका होता है, बिना गेटर एंड सेटर की मदद से हम लोग जब कोई काम करते हैं तो उस हिसाब से पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया पर्सन डॉट लैंग्वेज से, और वहाँ पे सेट कर दिया en, तो ये वैल्यू जाके यहाँ पे सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इसे एक्सेस भी कर रहे हैं तब भी आपका आउटपुट सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग सेटर गेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में एग्जाम्पल। इसके बाद आता है डिफाइन प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट है डिफाइन प्रॉपर्टी, इसको हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक में, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, ये आपको अभी समझ में आएगा नहीं, इसको हम लोग वहीं देखेंगे। और उसके बाद है, ये सब उसी में है। इसके बाद इसको देख सकते हैं फंक्शन बाइंडिंग, ठीक है, फंक्शन को बाइंड किया जा रहा है। तो विथ बाइंड मेथड एन ऑब्जेक्ट कैन बारो अ मेथड फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड को बारो कर सकता है, उधार ले सकता है। तो ये कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, जो मेंबर ऑब्जेक्ट है ये बारो कर रहा है पर्सन ऑब्जेक्ट के फुल नेम मेथड को। तो ये पर्सन ऑब्जेक्ट के फुल नेम मेथड को इस्तेमाल करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो इसीलिए बाइंड मेथड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर यही काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें ये फुल नेम नाम का एक मेथड है, ये प्रॉपर्टी है जो कि एक मेथड के रूप में इसकी वैल्यू है, और इसी को एक्सेस करना चाहता है ये मेंबर नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेंबर की प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी वैल्यू। उसी तरीके से पर्सन में भी प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो मेंबर नाम का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहता है इस फुल नेम के मेथड को, जो कि इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले पर्सन डॉट फुल नेम, इससे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं पर्सन के फुल नेम के मेथड को। उसके बाद इस पर हम लोग बाइंड मेथड लगाते हैं, और बाइंड मेथड में जिस भी ऑब्जेक्ट से इस फुल नेम को एक्सेस किया जाना है या बारो किया जाना है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पास कर देते हैं बाइंड मेथड में। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पर एक्सेस का एग्जांपल भी दिया, ठीक। इसकी वजह से बाइंड हो गया, ये फुल नेम बाइंड हो गया इस मेंबर नाम के ऑब्जेक्ट से, यानी कि अब मेंबर नाम के ऑब्जेक्ट से हम लोग इस फुल नेम को एक्सेस कर सकते हैं। वही यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इसने एक्सेस किया फुल नेम। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मेंबर नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी इस मेथड में आ गई, यानी कि मेथड तो था पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट का, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ यूज हुई हैं उस मेथड में वो आ गई हैं इस मेंबर नाम के ऑब्जेक्ट की। तो मेंबर नाम के ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम लास्ट नेम यही सेट हो जाती हैं इन जगहों पर, क्योंकि जो दिस इंडिकेट कर रहा होता है जब इस पर्सन नाम फुल नेम मेथड को जब इसके साथ अटैच कर दिया जाता है इस मेंबर नाम के ऑब्जेक्ट से, तो ये जो दिस इंडिकेट करता है वो इस मेंबर को ही इंडिकेट करता है। इसलिए दिस डॉट फर्स्ट नेम से ये हेज और दिस डॉट लास्ट नेम से नीलसन ही आता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे दिखती है। और नहीं तो अगर आप जैसे सिंपल रूप में एक्सेस करते हैं, जैसे कि आप इसी को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप सीधे हटा दीजिए। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बाइंड मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अब क्या होगा, अब आपका ये जो फुल नेम है इसी को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक बस लिखना पड़ेगा, क्योंकि फुल नेम है तो फुल नेम किसका ये है, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आपको पर्सन देना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फुल नेम, ठीक। तो आप यहाँ पे इसको दे दीजिए, फुल नेम कर दीजिए। तो इससे क्या होगा,
ये फंक्शन है इसकी कॉलिंग हो जाएगी, और दिस जो कि इस पर्सन को ऑब्जेक्ट कर रहा है इसी की फर्स्ट नेम की जो प्रॉपर्टी है उसी की वैल्यू यानी जॉन आ जाएगा, फिर यहाँ से आपको डुई आ जाएगा। यहाँ पर आपको जॉन डुई मिल जाएगा। ये नॉर्मल तरीका जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम लोग बाइंड मेथड पढ़ रहे थे तो मेथड को इसने बस बारो किया था। जो मेथड इसमें मौजूद है ये वाला, ठीक है, प्रॉपर्टी तो इसी की थी, इसलिए हम लोग बाइंड इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके बाद है ट्रेलिंग कामास। तो ट्रेलिंग कामास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इसे भी माइस्क्रिप्ट 5 में ऐड किया गया था। इट अलाउज ट्रेलिंग कामास इन ऑब्जेक्ट एंड एरे डेफिनेशंस। ऑब्जेक्ट और एरे डेफिनेशंस में ट्रेलिंग कामास इस्तेमाल होते हैं, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है लास्ट वाले आइटम पर, एरे में भी लास्ट वाले में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। जेसन जो होता है वो ट्रेलिंग कामास को अलाउ नहीं करता है। जैसे कि आप सोचिए कि आप लास्ट में यहाँ पे लगा लेंगे तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना दिया हो तो इसके बाद अगले लेक्चर में